अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एक्सेल कोर्स। आज के कोर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक्सेल फार्मूला की तमाम बेसिक्स के बारे में कि वो बेसिक्स हैं जो कि हमें फार्मूलाज को एक्सेल में यूज़ करने के लिए पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो सब जगह पर हमारे काम आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये फार्मूला बार कहलाता है। जो भी हमने फार्मूला पुट करना होता है वो हम यहाँ पर क्लिक करके भी टाइप कर सकते हैं और फिर जिस सेल में हम मौजूद हैं वहाँ पर भी हमारा फार्मूला डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल रेफरेंसेस के बारे में पता हो। सेल रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली सेल का एड्रेस होता है, यानी कि जैसे जो ये वाला सेल है ये कौन से कॉलम में मौजूद है, ये जे कॉलम में मौजूद है, और ये कौन सी रॉ में मौजूद है, रॉ नंबर 8 में मौजूद है। तो इसका अगर हम सेल रेफरेंस देखें तो वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा होता है जो कि है J8। पहले कॉलम का अल्फ़ाबेट लिखा गया और उसके बाद फिर जो रॉ है उसका नंबर लिखा जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस कहलाता है, जो कि फार्मूलाज में जगह जगह पर हमें यूज़ करना पड़ता है। एक्सेल में फार्मूला एंटर करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है कि ये फार्मूला बार के बराबर में FX का सिंबल है, जिस पे अगर हम क्लिक करें तो फंक्शन यानी कि फार्मूला एंटर करने की एक विंडो आ जाएगी जिसमें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगरी लिखी है जिसके अंदर उसके रेलिवेंट फार्मूलाज नीचे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। जैसे लॉजिकल सेलेक्टेड है तो लॉजिकल कैटेगरी के फार्मूलाज यहाँ पर नीचे आ रहे होंगे। इसी तरह से अगर मैथ्स करूँ तो मैथ से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई फार्मूला इस तरह का यूज़ करना है जो कि आपको फिंगर टिप्स पे याद नहीं है और आपको कैटेगरी वाइज सर्च करके यूज़ करना है, तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन, ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फार्मूला एंटर करने का दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर देखें फार्मूलाज टैब है, जिस पे क्लिक करें तो यहाँ वो सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आप जो फार्मूला चाहें वो इन कैटेगरीज को यूज़ करके निकाल सकते हैं। इन कैटेगरीज में जो फार्मूलाज हैं हम इनके बारे में डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इन फंक्शंस को या फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए जो बेसिक्स चाहिए होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन दो तरीक़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या है कि जिस सेल में आप फार्मूला एंटर करना चाहते हैं उस पर इक्वल्स टू दबाएं और इक्वल्स टू के बाद जो फार्मूला आपने यूज़ करना है वो आपको याद होना चाहिए और वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ ऊपर वाले 4 सेल्स की वैल्यूज़ ऐड करने के लिए, तो सिंपल इक्वल्स टू दबाकर और मैं सम लिखना शुरू करूँगा। जैसे ही S लिखूँगा तो नीचे S से स्टार्ट होने वाले सारे फार्मूलाज आ जाएंगे, UM। उसके बाद सम वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए इस पर डबल क्लिक भी किया जा सकता है, या फिर मैं कीबोर्ड से ही ब्रैकेट ओपन का सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हम ब्रैकेट ओपन का सिंबल टाइप करेंगे तो हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और नीचे इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा कि ये जो फार्मूला हमने पुट किया है इसमें आगे कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने रखनी है। ठीक है, जैसे सम के फार्मूला में हमें डिफरेंट नंबर्स चाहिए होते हैं जिनको हमें ऐड करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और इस तरह से पूरी सीरीज शो कर रहा है। इन नंबर्स को या फिर सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए माउस यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करके और अगर मैं ड्रैग करूँ और इस तरह से पूरी रेंज सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, K5:L6, यानी कि K5 वाला सेल से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है और L6 वाले सेल तक पूरी रेंज सेलेक्टेड है। ठीक है, ये टाइप करके मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये चारों सेल ऐड हो जाएंगे, जो कि आंसर आ रहा है 54। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फार्मूला बार में वो फार्मूला लिखा हुआ है जो कि हमने इस सेल में यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ 54 लिखा है और यहाँ पर फार्मूला लिखा है। अगर इस फार्मूला को चेंज करना हो तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये रेंज दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। इस रेंज को चेंज करने के लिए हम यहाँ से सेल रेफरेंस की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस रेंज को भी यहाँ से डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चेंज करने के बाद इंटर प्रेस करना है तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेल रेफरेंस से चाहूँ तो K6 के बजाय L6 तक मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर K5 और L6 के बीच में लिखा है कॉलन, और इस कॉलन का मतलब क्या समझ आया हमें कि K5 से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है और L6 तक रेंज हमारी जा रही है, K5 से लेकर L6 तक।
और बीच में क्या लिखा है, कॉलन। ये कॉलन जो सिंबल है ये क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि K5 से हमारा सेल रेंज शुरू होगी और L6 तक हमारी रेंज जाएगी। एक्सेल में 3 ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से एक ऑपरेटर हमारा क्या है, कॉलन है, जिसका मतलब यह है कि जिस सेल रेफरेंस पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है, इन दोनों के दरमियान के जितने भी सेल्स आ रहे होंगे वो सारे उस रेंज के अंदर सेलेक्टेड होंगे। जैसे ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ मुझे कोई और सेल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए पहले कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा। कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही 18 पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। इसमें भी जो पहला सेल है हमारा वो क्या है, K5 है, और जो दूसरा सेल है वो क्या है, L6 है। तो यहाँ भी K5 और L6 ही लिखा है, लेकिन बीच में कॉलन के बजाय कॉमा आ गया है, यानी कि K5 और L6 ये सिर्फ 2 ही सेल सेलेक्टेड हैं और इन दोनों के दरमियान वाले सेल सेलेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, तो अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी K5 और L6 है और यहाँ पर भी K5 और L6 है। डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ ऑपरेटर का डिफरेंस है, जो कि कॉलन का मतलब है कि K5 से L6 वाले तमाम सेल्स, और कॉमा का मतलब है कि K5 और L6 सेलेक्ट किया है हमने सिर्फ। इसी तरह से कंट्रोल होल्ड करके अगर मैं 3 डिफरेंट सेल सेलेक्ट करता हूँ तो वो तीनों सेल्स कॉमा के साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, एंटर, तो ये 3 सेल हमारे पास ऐड हो गए। इसी तरह से सम लिखकर मैंने एक सेल सेलेक्ट किया और उसके बाद कीबोर्ड से हमने स्पेस टाइप किया। ठीक है, स्पेस टाइप करने के बाद दूसरी रेंज हमने सेलेक्ट की 4 सेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट रेंजेस सेलेक्ट की हुई हैं और जिसमें पहली रेंज के अंदर क्या है, 6, और दूसरी वाली रेंज के अंदर ये चारों नंबर्स मौजूद हैं। अगर मैं इस पर एंटर प्रेस करूं तो आंसर क्या है, 6। और अगर एड्रेस में देखें तो क्या है, K5 स्पेस फिर K5 से लेकर L6 तक, ये 2 रेंजेस हमारे पास हैं। तो स्पेस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो 2 रेंजेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेस से आगे वाली और स्पेस से पहले वाली, इन दोनों रेंजेस में जो सेल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि दोनों रेंजेस में ही मौजूद हैं, दोनों में जो सेल्स कॉमन है, सिर्फ ये उन सेल्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करके और आंसर दे रहा होगा। ठीक है, तो ये टोटल 3 ऑपरेटर्स हो गए जिसमें कॉलन, कॉमा और स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से फॉर्मूलाज यूज़ करने के बाद, फॉर्मूलाज जगह जगह अप्लाई करने के बाद अगर हमें समझ ना आ रहा हो कि हमें जो चेंज करना है, जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो चीज़ कौन से फॉर्मूले को चेंज करके अचीव होगी, और यहाँ पर कोई फॉर्मूलाज नज़र भी नहीं आ रहे, तो इस पर हम वर्किंग कैसे करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूलाज वाले टैब में यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन है। यहाँ वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम हमारे फॉर्मूला को चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, उसमें एडिटिंग वगैरह के लिए, चीज़ों को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, शो फॉर्मूलाज। अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी हमने फॉर्मूला टाइप किया था वहाँ पर उसके आंसर के बजाय डायरेक्ट वो पूरा फॉर्मूला ही लिखा आ रहा होगा। ठीक है, फिर जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे फॉर्मूला वाले पे, उसकी जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ रही होंगी। दोबारा शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो वापसी वो नॉर्मल अपीयरेंस में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 54 जहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वहाँ पर सेल रखते हुए ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से एरो बनाएगा और ये पूरी रेंज शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज है ब्लू रेक्टेंगल के अंदर, इस रेंज के अंदर मौजूद जो तमाम सेल्स हैं वो सेल्स आपस में मिलकर ये 54 बना है। इसी तरह से अगर रिमूव एरोज करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 6 वाला सेल और 18 वाला सेल था, तो ये दोनों के अलग अलग एरोज आ रहे हैं, पूरी हमारे पास रेंज नहीं आ रही रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर है वो कौन कौन से सेल की वजह से आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जैसे ये वाला सेल है, ये सेल इस पूरी शीट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले में यूज़ हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूँगा। उसे पता चल जाएगा कि ये जो सेल 6 है ये
एक एरो यहाँ पर आ रहा है, मतलब 54 वाले फॉर्मूले में भी यूज़ हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। ये एक सेल इन तमाम 4 जगह पर जहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है सब में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे अगर 14 को देखें तो ये सिर्फ इन 2 फॉर्मूलाज में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें हम एक्सेल फॉर्मूला बेसिक्स के बारे में और चीज़ें स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ पर पहला टारगेट हमारा क्या है कि इन सेल्स की जो वैल्यूज़ हैं इनका टोटल निकालना है, हमने सम करना है और उनकी परसेंटेज निकालनी है। और यहाँ पर ए, बी और सी के जो सेल्स हैं इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सेट 1 जो है उसमें 10, 12 और 8 इन तीनों को ऐड करने के लिए फॉर्मूला हम चाहें तो इक्वल्स टू लिखकर, सम लिखकर और तीनों सेल सेलेक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर अगर शॉर्टकट यूज़ करना हो तो क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन होल्ड करके और इक्वल्स टू दबाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्सेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि जो डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है और उसको ये सम करने लगेगा। जैसे यहाँ पर जो नंबर्स है वो लेफ़्ट पे लिखे हुए थे तो उसने लेफ़्ट वाले सेल सेलेक्ट कर लिए। अगर जो डेटा है हमारा वो ऊपर लिखा होता तो ये ऊपर वाले सेल सिलेक्शन में ले लेता। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो क्या हुआ, ये सम ए, बी और सी के तीनों सेल सेलेक्ट हो गए रेंज के अंदर और सम होके आंसर मिल गया। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि अगर हम हमारी वैल्यू को नीचे तक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हमने नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे हमने सीरीज़ के बारे में भी पढ़ा था कि ऑटो फिल करने के लिए हम यहाँ से इसको किस तरह से नीचे ड्रैग कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। या फिर इसका एक और शॉर्टकट था कि हम जहाँ पर प्लस साइन बना आ रहा है यहाँ पर हम डबल क्लिक करें तो जो वैल्यूज़ हैं वो खुद ब खुद नीचे तक फिल हो जाएंगी। कहाँ तक, जहाँ तक उसके बराबर में डेटा चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था वो नीचे तक अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर हम चेक करें ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, इसके बराबर वाले 3 सेल्स ऐड हुए हैं। नीचे वाला अगर हम देखें तो इसके बराबर वाले, इसके नीचे अगर हम देखें तो इसके बराबर वाले। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमने सिर्फ यहाँ पर एक बार यूज़ किया और उसके बाद उसको जब हमने नीचे ऑटो फिल किया या फिर अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली पोजीशन के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर इसके बराबर वाले 3 थे तो यहाँ पर नीचे इसके अपने बराबर वाले 3 सेल फॉर्मूला में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेल्स का रेफरेंस है इनमें, जैसे यहाँ पर D5 और F5 है और यहाँ पर D7 और F7 है, तो सेल्स का जो रेफरेंस है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है हमारे सेल की पोजीशन के हिसाब से। तो इसका मतलब इसमें जो सेल्स की रेफरेंसिंग हुई हुई है D5 और F5 जो सेल के एड्रेसेस हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहलाती है ये। ठीक है, इसका मतलब जो सेल का रेफरेंस है वो फिक्स नहीं है बल्कि फॉर्मूला हम जहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे उसके हिसाब से सेल रेफरेंस रिलेटिवली खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह का सेल रेफरेंस क्या कहलाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू दबाएं और इंटर करें तो जो ऊपर वाले सारे सेल हैं ये ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया। इसके बराबर में सब की परसेंटेजेस लिखनी है हमने, किसके हिसाब से, जो टोटल वैल्यूज़ आई हैं। सेट 1 की परसेंटेज, 2 की, 3, 4 और 5 की, इस टोटल वैल्यू के अगेंस्ट हमने परसेंटेज निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल्स टू दबाया, ये वाला सेल डिवाइडेड बाय जिस सेल में टोटल वैल्यू लिखी है हमने वो सेलेक्ट की। ठीक है, और इंटर प्रेस किया। ये जो सेल है इसकी टाइप मैंने, इसका जो स्टाइल है वो पहले से परसेंटेज पे रखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली 15 में आया। ठीक है, वरना अगर ये जनरल पे रखा हुआ हो और यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर परसेंटेज स्टाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने पहले यहाँ पर अप्लाई की थी वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, क्लिक करके और नीचे यहाँ तक ड्रैग किया तो देखें जो परसेंटेज है वो ऑटो फिल नहीं हुई बल्कि एरर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, अगर यहाँ पर देखें तो 30 डिवाइड बाय 197 है, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले सेल में अगर हम देखें तो
ये वाला सेल तो सही है, इसके बराबर वाला है 32, लेकिन जिस सेल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी नीचे शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंसिंग हमने यूज़ की है वो क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग है, और वो पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। सब में अगर हम देखें तो इस तरह से जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो रिलेटिव रहे, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है वो रिलेटिवली चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला था उस पर ही हम गए। जो G5 है वो हम चाहते हैं कि रिलेटिव ही रहे, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करे। और जो G10 है, यानी कि जो ये वाला सेल है, हम चाहते हैं कि इन तमाम फार्मूलाज में इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली G10 पे कहीं भी क्लिक कर दें और उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 का बटन दबाना है, ठीक है। जब F4 का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, साथ में डॉलर का साइन आ गया है, G के साथ भी और 10 के साथ भी। अगर आप चाहें तो ये F4 प्रेस करके भी ला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से डॉलर का सिंबल इन दोनों से पहले टाइप करके भी ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एंटर करें और सेम चीज़ अप्लाई करें तो अब हर चीज़ बिल्कुल ओके हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाद वाला सेल रेफरेंस है उसको हमने एक ही जगह पर फिक्स कर दिया, यानी कि जो ये वाला सेल है ये नीचे ऊपर मूव नहीं होगा, बल्कि ये 197 पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमने डॉलर के साइन लगाकर इनको फिक्स कर दिया, ठीक है। इस तरह का जो सेल रेफरेंस है जिसमें डॉलर लगा हुआ है दोनों के साथ, ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब ये जो सेल का रेफरेंस है ये एब्सोल्यूट है, ये चेंज नहीं हो सकता। और जो G9 है, जो ऊपर वाला सेल रेफरेंस है, वो अभी भी क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है, जो कि अगर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके बराबर वाला उठा रहा है, यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके बराबर वाली वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हम नीचे अप्लाई करें, इस वाली जगह पर हमें परसेंटेज लिखनी है कि 10 का 30 में से कितना परसेंट बनता है, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअल सेल की हमें उसके टोटल में से परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ अगर हम 10 की परसेंटेज निकालें, इक्वल्स टू दबाने के बाद इस पर क्लिक किया, डिवाइड, और ये टोटल की वैल्यू जो कि 30 है, ठीक है। अब अगेन ताकि आगे पीछे मूव ना हो, हम पहले से ही एहतियातन इस पर F4 करके और इसको हम लॉक कर देते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करेंगे हम इस वाले सेल की, ताकि अगेन जब मैं इधर से इधर जाऊं तो कहीं पर कोई मसला ना हो, ठीक है। 33 देखें बिल्कुल सेल ठीक है। और इसको अगर हम इस तरफ लेकर जाएं तो आंसर देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। चेक करते हैं तो यहाँ पर ये भी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इस सेल को नीचे की तरफ लेकर जाऊं तो बज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस चेक करूं तो क्या हुआ है कि इसने ऊपर वाला जो सेल है वो तो ये उठा लिया 6, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस 6 को डिवाइड किया हुआ है 30 से। इसकी परसेंटेज तो हमने निकालनी है 32 के अगेंस्ट ना, तो इसका मतलब ये वाला जो सेल है ये नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, ना कि अपनी जगह पर रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 40 पे देखें तो अगर हम नीचे वाले सेल को एब्सोल्यूट नहीं करते तो ये जैसे ये वाला सेल ब्लू वाला यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है, इसी तरह से ये जो है ये भी यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो डॉलर साइन है वो दोनों के साथ तो हम नहीं लगा सकते, और ना ही हम ये डॉलर का साइन दोनों में से हटा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो कॉलम नंबर G पे ही रहे। ये जो रेड वाला सेल है ये लेफ़्ट या राइट पे शिफ्ट ना हो, लेकिन नीचे की तरफ ये मूव हो सकता हो अपने इस सेल की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो G वाला कॉलम है ये एब्सोल्यूट हो जाए, लेकिन जो रॉ है वो रिलेटिव रहे। यानी यहाँ पर ये रॉ नंबर 5 में है, और जब मैं नीचे वाले सेल पे वर्किंग करूँ तो ये रॉ नंबर 5 में नहीं बल्कि रॉ नंबर 6 पे चला जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ किस चीज़ को लॉक करना है, मुझे कॉलम को लॉक करना है कि इसी कॉलम के अंदर ये रेड वाला सेल ऊपर नीचे मूव कर सके। तो कॉलम को लॉक करने के लिए G के साथ हमें डॉलर चाहिए, और जो 5 लिखा है जो कि रॉ नंबर है वो हर बार क्योंकि चेंज हो रहा होगा उसके साथ हमने डॉलर नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी कि सिर्फ किसी एक के साथ डॉलर लिखा है, ये हम F4 से भी ला सकते हैं,
जैसे अगर एक बार F4 दबाएं तो डॉलर का साइन हट गया, दोबारा दबाएं तो दोनों पे आ गया। इसी तरह से तीसरी बार किया तो 5 के साथ आ गया और चौथी बार किया तो G के साथ आ गया। कॉलम को लॉक करने के बाद एंटर। अब अगर हम इसको चेंज करें, यहाँ पर लेके जाएं, तो ये भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं क्योंकि हमने लेफ़्ट और राइट मूव करने से रोका हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ तो अब ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 32 कर रहे हैं। जी वाले कॉलम के अंदर इसका रेफरेंस जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन लेफ़्ट या राइट पे नहीं जा सकता। ठीक है, सही है। तो इस तरह से 3 तरह के रेफरेंसेस हमने पढ़े। सबसे पहला रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसमें सेल रेफरेंस रिलेटिवली चेंज हो सकता है। दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें दोनों के साथ हमने डॉलर लगाया और वो जो सेल रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट रहा, अपनी जगह पर फिक्स रहा। और तीसरा हमने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग कहलाता है ये, जिसमें कॉलम या फिर रॉ कोई एक चीज़ आपकी एब्सोल्यूट होगी और जो दूसरी चीज़ है वो रिलेटिव रहेगी। जिस तरह से हमने क्लिक करके और ड्रैग किया, इसी तरह से अगर हम चाहें तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने सेल रेफरेंसिंग सही से की हुई होगी तो उस जगह पर पेस्ट होने के बाद भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जब एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे हो तब जितना ज़्यादा से ज़्यादा माउस को यूज़ करना हम अवॉइड कर सकें उतना ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी कीबोर्ड पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उतना एक्सेल ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। अब इस लेक्चर के अलावा जो बाकी तमाम फॉर्मूलाज हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।